राजगीर में प्रवास कर रहे हैं और राजगीर में रहते हुए जो भी स्थल दृष्टिकोण से और जिनकी चर्चा लोक कथाओं में है, उन सभी स्थलों पर जाकर उसको देखने और समझने की हमने कोशिश की है। कल जो स्वर्ण गुफा है, वहां से पहले जेठियन का रास्ता था, वो जो घाटी में जंगल है, तो हमने इच्छा प्रकट की कि इसी रास्ते से हम आगे जाएंगे। वन विभाग के लोगों ने बताया कि 9 किलोमीटर के बाद इन दिनों रास्ता अवरुद्ध हो गया है। अब रास्ता वो दोनों तरफ जंगल और झाड़ के चलते जाने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी हम 9 किलोमीटर तक वहां से अंदर गए और वहां जो हमने प्रकृति का मनोहारी दृश्य देखा, और उसके आगे पहले रास्ता हुआ करता था, इन दिनों बंद है। तो फिर कल ही हमने सोचा कि अब इस रास्ते से हम जेठियन जाना चाहते थे, लेकिन अब दूसरे रास्ते से जेठियन जरूर जाएंगे। और जेठियन का महत्व है, भगवान बुद्ध से, उनकी यात्राओं से, उनके चातुर्मास से, सबसे इसका संबंध है। चाहे हम पौराणिक काल को ले लें, जरासंध के समय को लें, या उसके बाद बिंबिसार का हो, या फिर उसके आगे का जो पीरियड कालखंड है, मौर्यों का काल है, या उसके आगे के भी काल में इस स्थान का जिक्र है और इसका बहुत ही महत्व है। तो राजगीर में रहने का मतलब सिर्फ राजगीर नहीं, राजगीर का मतलब एक तरफ नालंदा है तो दूसरी तरफ जेठियन तपोवन भी है। जो गर्म पानी राजगीर में है, वैसा ही तपोवन में। लेकिन संयोग से हम कभी तपोवन जा नहीं पाए, इसलिए आज हम तपोवन भी जाएंगे। जेठियन भी आने का मौका मिला, और जेठियन गांव का नाम हम बहुत बचपन से सुनते हैं। हमारे पिताजी के मित्र हैं जिनको हम चाचा कहते थे। अब तो न हमारे पिताजी रहे न वो रहे, लेकिन उनके परिवार से लगातार मोहम्मदपुर गांव है बख्तियारपुर के बगल में, अब वो मोहम्मदपुर, तो उस परिवार से भी जेठियन का रिश्ता था, जिसके चलते हम बहुत ही बाल्यकाल से जेठियन गांव का नाम जानते हैं। और अगर हमारी स्मृति धोखा नहीं दे रही है तो जेठियन का मूंगफली भी हम खाए हुए बचपन में। और बाद में हमारे साथी थे, वो भी आज नहीं रहे, पप्पू बाबू बाढ़ के विधायक, उनका भी यहाँ ससुराल था। आपका भी ससुराल है। एक रेलवे लाइन जब बन रहा था, जब हम रेल मंत्री थे, तो बहुत जमाने से राजगीर से हिसुआ को जोड़ने की लाइन बन नहीं पा रही। जगजीवन बाबू जब रेल मंत्री थे तो बख्तियारपुर राजगीर लाइट रेलवे का उन्होंने आमान परिवर्तन किया और बड़ी लाइन में परिणत हुआ। उसके बाद उसका कोई विकास ही नहीं किया गया। जब हम बने तो हमने देखा कि रेलवे लाइन तो सिर्फ जमीन पर स्लीपर डाल करके पटरी डाल दिया गया है और इसकी गति मुश्किल से 20 किलोमीटर से अधिक नहीं हो पाती है। तो पहले तो उस लाइन को हमने ठीक किया और हमारे समय में ही वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा पर गाड़ियां चलने लगी। उसको 100 किलोमीटर के आगे बढ़ाने के लिए सब योजना, स्लीपर बदलना, रोड़ा डालना, पूरा रेल लाइन बदलना, वो किए। लेकिन राजगीर को गया से जोड़ना बहुत जरूरी था। तो राजगीर से हिसुआ के बारे में हमने देखा कि बीच राजगीर से योजना है, और राजगीर पुरातत्व के दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण है कि पहाड़ों को या किसी को काटना, वहाँ की एक एक जगह ऐसी है जहाँ पर खोद खाद करके कोई नया काम करना अपनी धरोहर को बर्बाद करने के समान था। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि नहीं, पहाड़ के बगल बगल बाहर से जाएगा और ये जेठियन होते हुए आगे बढ़ेगा।
तो वो लाइन बनी और फिर लोगों ने यहाँ कहा था कि यहाँ स्टेशन भी बनना चाहिए, तो बन गया। खैर, इसको तो पहले पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अब जाकर पूरा हुआ है। और रेल मंत्री जी को हमने कहा है कि इस लाइन को आप खोलिए, ममता जी को भी। मालगाड़ी का चला करके इसका परीक्षण वगैरह लोगों ने किया है। अब यात्री गाड़ी के लिए भी जो रेलवे का होता है, कमिश्नर रेलवे सेफ्टी, रेल संरक्षा आयुक्त की जांच पड़ताल के बाद ये लाइन खुलेगा, तो आप लोग रेलवे लाइन पर भी रहिएगा। तो जेटीएम से बहुत पुराना सरोकार है। तो एक तो आप लोगों को प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं सब लोगों को। और दूसरी बात है कि यहाँ आकर के मुझे बहुत खुशी हुई। जो पुरातन ज्ञान है, जो हमारा इतिहास है, यही हमारी धरोहर है। देखिए, बिहार बट गया, खान खदान चला गया झारखंड में, लेकिन जो विरासत है वो हमारे पास रह गया। जो धरोहर है वो हमारे पास है, वो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हम अगर इन धरोहरों को ठीक ढंग से संजो कर रखें और पर्यटकों को और जानकारी रखने वाले लोगों के जाने आने का इंतजाम हम ठीक कर दें, तो लाखों लोग यहाँ आते जाते रहेंगे। और मेरा यही मकसद है। और इस पहाड़ के और बीच में घाटी में जो सौंदर्य है, जड़ी बूटियों का जंगल, पता नहीं कितनी प्राकृतिक खूबसूरती तो है ही, वो भी एक बहुत बड़ी संपदा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इतिहास, धरोहर, विरासत, प्रकृति और आज के लोग, हम सिर्फ उसी में सिमटे रहेंगे और आज के लोगों की चिंता नहीं करेंगे तो भी ठीक नहीं। तो आज के लोग की भी हम चिंता कर रहे हैं। कहीं हम पुल भी देखने चले जा रहे हैं और रास्ते में कुछ गड़बड़ देख रहे हैं कि नाजायज काम हो रहा है, उसको भी दुरुस्त करवा रहे हैं। तो ये सब काम करने के लिए हम 7 दिन राजगीर में रहने का हमने निर्णय किया और रहे। तो आज मेरा सौभाग्य है कि आपके बीच में भी आने का मौका मिल गया। अब तपोवन भी चले जाएंगे। अब कुछ लोग हैं जिनको ये बातें समझ में नहीं आती। बिहार की जनता ने बहुत मौका दिया, लेकिन समझ नहीं पाए। हमने कोशिश की है कि इसको समझे, और इसको समझने, इसको उभारने के पीछे हमारी एक मंशा और है कि हम बहुत ही संकुचित दायरों में कैद हैं। हमारी एक ही पहचान रह गई थी, वह है जात की पहचान। हम उसको खत्म नहीं कर सकते, लेकिन जो जातीय आग्रह है वो दूर हो जाए और एक बिहारी पहचान बन जाए। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, किसी भी बिरादरी के रहने वाले हैं, अगर उनकी एक बिहारी पहचान बन जाए तो इस संकुचित दायरे से हम बाहर जाएंगे तो कितना समृद्ध है हमारा विरासत। हम उसके साथ अपने को अगर जोड़ेंगे, हमारी नई पीढ़ी उसको जोड़ेंगे, ये हमारे हाथ में। हम अपनी नई पीढ़ी को जात सिखावेंगे या बिहार की समृद्ध विरासत सिखाएंगे, ये अपने हाथ में। अगर जात सिखाएंगे तो ही जात पात का झगड़ा करते रहेंगे। अगर इनको हम समृद्ध विरासत के साथ जोड़ेंगे तो फिर अपने गौरवशाली अतीत का ध्यान करके फिर से बिहार को उसी ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए हमारी युवा पीढ़ी आगे बढ़े। तो फैसला तो हम लोगों को करना है। आपने मेरे हाथ में मौका दिया 5 साल के लिए, तो हमने यही कोशिश की। और ये प्रवास हमने चुनाव के पहले न्याय यात्रा किया। हमने आज इसी साल जनवरी से विकास यात्रा की शुरुआत की। अब एक तरह से कह सकते हैं प्रवास यात्रा। हम जगह जगह प्रवास करके अपनी विरासत को संजोएंगे और जो हमारी धरोहर है उससे प्रेरणा लेंगे और नई पीढ़ी को एक ही रास्ता दिखाएंगे कि देखो, आसमान की ऊंचाई को छूना। बिहार में कौन लोग नहीं आए, कितने लोग आए, दुनिया भर के लोग आए, और वो बिहार हमारा पिछड़ा रहेगा, पिछड़ा कहलाएगा। हम आपस में झगड़ेंगे, लड़ेंगे, मारकाट करेंगे या आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए इन सब विचारों को समेटते हुए हमने इस अभियान की शुरुआत की है। ये शुरुआत है। हम बोधगया में भी इसी तरह से रहेंगे, वैशाली में भी रहेंगे और सबको जोड़ करके एक बिहार का जो हमारा समृद्ध स्वरूप है हम उसको उभारेंगे और नई पीढ़ी को प्रेरित करेंगे कि इसको अपनाओ। यही हमारा मकसद है। तो आपके बीच में आकर के मुझे बहुत खुशी हुई और ये तो पवित्र जगह है।
जब भगवान बुद्ध ने यहाँ चातुर्मास किया, यही रहे और इतना भरा पड़ा है, पता नहीं कितनी मूर्तियां, कितने अवशेष हमारे कहाँ चले गए, लेकिन जो बचे हैं उनको भी अगर हम संजो कर रखें तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ आने के बाद नवोदय विद्यालय की लड़कियों को भी देखा, उन लोगों ने 2 ने अपनी पेंटिंग भी मुझे दी है, चित्र जो खुद बनाया है, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और अब पुराना साल जा रहा है, नया साल आने वाला है, नए साल की हम सबको शुभकामनाएं देते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि नए साल की शुभकामना हम देते हैं ताकि नई ऊंचाइयों को बिहार प्राप्त कर सके। और आप लोग इतना सुबह गांव के सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए, इसलिए मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और मेरा एक ही संदेश है और वो संदेश है शांति का। मिलजुल कर रहिए, आपस में प्रेम और भाईचारे का माहौल बनाकर रखिए। हिंदू, मुसलमान, अगड़ा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, आदिवासी, स्त्री, पुरुष सब मिलकर चले और हम मिलकर एक खुशहाल बिहार का निर्माण करेंगे। ऐसा बिहार बनाएंगे कि बिहारी कहलाना अपमान नहीं, बिहारी कहलाना शान का विषय होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बाकी यहाँ आने के बाद हमको कुछ समस्या के बारे में जानकारी, अस्पताल के बारे में मुझको बताया गया, हम इस सबको देखेंगे। अब आए हैं तो कुछ तो मेरा फर्ज है, जब यहाँ पर आए हैं तो कुछ तो करेंगे ही। हमारे सारे अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे कहूंगा कि यहाँ के विकास के लिए और जो कुछ भी लोगों की इच्छा और आकांक्षा है उसको पूरा करने के लिए वो कदम बढ़ा दें। हम उसकी मंजूरी भी देंगे, अस्पताल का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि हमको तपोवन भी जाना है और तपोवन के बाद जो रत्नागिरी पर्वत है जहाँ विश्व शांति स्तूप बना है, वहाँ पर हम आज अपने मंत्रिमंडल की बैठक भी कर रहे हैं। अब बहुत लोग बहुत तरह का मजाक उड़ाते हैं, हमने गांव में बैठक कर दी, जनता के साथ जोड़ा। अब हम पर्वत पर जहां से विश्व शांति का संदेश जाता है वहां पर मंत्रिमंडल की बैठक कर रहे हैं। और एक बार गंगा नदी के ऊपर भी हम मीटिंग करेंगे, कैबिनेट की मीटिंग। हम सब चीजों के साथ जोड़ रहे हैं, हर चीज का एक निहितार्थ है। लेकिन बहुत लोगों को परेशानी है, कोई कुंड में चर्म रोग का इलाज देख रहे हैं, तो कोई तरह तरह का खोह में घुस गया है। भाई उतना ज्ञान हमको प्राप्त अभी नहीं हुआ है कि यहाँ की गुफा में हम बैठ जाए। हम तो गृहस्थ हैं, हम तो लोगों की खिदमत करने का दायित्व अपने हाथ में लिए, इसलिए हम खोह में बैठेंगे नहीं, लेकिन खोह को देखेंगे जरूर और खोह के साथ जो विरासत है उसको उजागर करेंगे ताकि बहुत लोग उसको देखने आए। अब जब देखने आएंगे तो लोग आते हैं, कुंड में नहाए चले गए, आए भगवान का दर्शन किया चले आए। हमारी कोशिश है कि हम इस तरह का यहाँ पर विकास करें कि जो भी आए विदेशी या देशी सैलानी वो 7-8 दिन यही खो जाए। हम नहीं खो में खोएंगे, बल्कि सैलानी यहाँ खो जाए। और इतना सुंदर वातावरण में, और जब 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन रहेंगे तब ना हमारे लोगों को कुछ रोजगार मिलेगा और तब ना आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी। तो समझने वाला समझता है, आप समझ जाते हैं मेरी बात, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं समझते हैं। हमारे बड़े भाई उसमें से एक है। हमारे बड़े भाई कौन है आप लोग जानते हैं? तो हमने बड़े भाई को भी सुझाव दिया है कि चित्त की चंचलता को भी ये गर्म पानी का झरना दूर करता है। चित्त जो अशांत रहता है, मन जो बेचैन रहता है, उसको भी ये दूर करता है। तो आइए, और दिमाग इधर उधर भटकता रहता है उसको भी ये ठीक करता है। आइए, प्रेम से नहाइए और यहाँ के लोगों के साथ अपने को जोड़िए, सब मिल करके बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। यही हमारा आप सबसे निवेदन है, यही संकल्प है। प्रेम, भाईचारा, सौहार्द के साथ हम लोग रहें, और अगर प्रेम, भाईचारा, सौहार्द रहा तो बिहार को नई ऊंचाई प्राप्त करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो इन्हीं शब्दों के साथ जेठीएम के बहनों और भाइयों को, बच्चे और बच्चियों को, सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब मिलकर एक खुशहाल बिहार बनाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।